इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बात करते हैं। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गया तो सीटी भी बोला जाता है। आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं जो चार्ज की प्रॉपर्टी बेसिकली उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। जब भी हम मटेरियल को देखा गया, सपोज करो कि जब भी यूनिवर्स में हम लोगों ने क्या किया, देखा कि यूनिवर्स किन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है, तो उन्होंने उस टाइम पे हम लोगों ने रिसर्च करके ये देखा गया था कि पूरे जो जो वर्ल्ड है, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मटेरियल जो होता है, मटेरियल किसी भी मटेरियल की दो प्रॉपर्टी होती है। एक होती है उसका चार्ज और दूसरा होता है मास। ये हमने थोड़ा-सा 11th क्लास में भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि जब भी किसी मटेरियल को तोड़ा जाता है, तो तोड़ने के बाद उसमें क्या मिलते हैं? कंपाउंड मिलते हैं। कंपाउंड के बाद क्या मिलते हैं? एटम्स मिलते हैं। एटम्स के बाद क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने क्या बोला? चार्ज बोला, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास बोला, जो इसके न्यूक्लियाई में रहता है। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा कि किसी भी मटेरियल के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक मास और एक चार्ज। बात समझ में आ रहा है? तो मास की प्रॉपर्टी हमने 11th क्लास में अच्छे से स्टडी किया है। तो मास जितनी भी चीज़ें करिएगी, जैसे मास अगर स्टैटिक होता है तो उसे हम रेस्ट में बोलते हैं। जब ये मोशन में आता है तो उसका मतलब क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। एक्सेलरेशन आता है, जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली टॉपिक पढ़ते हैं। इस तरह से इनके बहुत सारे लॉट ऑफ क्या है, अपने इसके लॉज हैं, सारा कुछ है। उसी तरह से जितने फिनोमेना है, एक मास क्रिएट करता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा होगा कि अगर एक मास को दूसरे मास के r डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये किससे लगने वाला फोर्स है? मास से लगने वाला फोर्स है। उसी तरह से जब मटेरियल के दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक मास है दूसरा चार्ज है, तो चार्ज भी वही सारा चीज क्रिएट करेगा। वो भी अगर मान लो स्टैटिक होगा तो कुछ फोर्स लगाएगा। जब वो स्टैटिक होता है तो उसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब वो मोशन में आता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जब ये एक्सेलरेट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह से जिस तरह से मास ने सारे फिनोमेना क्रिएट किए, सारे प्रॉपर्टीज उनके होते हैं, उसी तरह से चार्ज के भी अपने कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। उस वाले जो टॉपिक को हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ द चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच के अंदर आता है। क्लियर है मेरी बात? तो हम लोग स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली देखा जाए तो वो दो वर्ड में है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म। इनके दो पार्टीशन हुआ। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की बात, इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को पार्टीशन किया गया। तो इसमें देखा गया कि चार्ज जब स्टैटिक हो, इसमें देखा गया कि जब वो चार्ज स्टैटिक हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और चार्ज जब मूव करे तो उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है। इसमें देखा जाए तो बेसिकली चार्ज का क्या होता है? चार्ज इन रेस्ट। और इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होता है? चार्ज इन मोशन। जब चार्ज इन मोशन में आएगा तो हम लोग टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होंगे। ये टॉपिक्स के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्ज क्या हो, एट रेस्ट पे हो, इसको हम लोग क्या मानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज कैसा हो, टेस्ट पे। तो हर एक जगह पे मैं क्या बोल रहा हूँ? चार्ज चार्ज चार्ज। तो आपको सबसे पहले चीज ऐसे समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द चार्ज। सर आप पूछोगे कि सर चार्ज होता क्या है, तो एक चीज तो हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसी भी मटेरियल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें एक मास होता है और एक चार्ज होता है। तो मास की कैरेक्टर के बारे में हमने स्टडी कर लिया 11th क्लास में। क्या पढ़ा कि अगर एक मास दूसरे मास के पास रहे और उसके r डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो उन पे लगने वाला फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो किसके बराबर होता है? Gmm अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह से एक चार्ज भी, एक चार्ज के पास अगर r डिस्टेंस के पास रख दिया जाए, r डिस्टेंस से रख दिया जाए तो उस पर भी एक फोर्स लगेगा। तो इस तरह से देखा गया कि चार्ज की डेफिनेशन हम लोग क्या सोच सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा जो हमारे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने प्रूफ किया कि ये कैसे बेसिकली होता है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रूफ के हिसाब से ही उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि हम ये दो मटेरियल लिया और दोनों मटेरियल को मैंने कहीं पे रख दिया
और दोनों मटेरियल को कहीं पे रखने के बाद देखा और देखा कि इन दोनों के बीच में फोर्स तो लग रहा है, ये भी इसके पास भी मास होगा और इसके भी मास है, और मास मास की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है इसके हिसाब से तो हमने स्टडी कर लिया है कि इनके पास जो मास होगा और उसको आर डिस्टेंस पे रख देंगे तो इन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, G/m/r², होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसी तरह से मैंने इसका क्या किया, यहाँ पे रख दिया, देखा कि इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स तो हो रहा है लेकिन ये दोनों आपस में नहीं चिपके, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फिर मैंने इसका क्या किया, इस पर वर्क किया, काम किया, क्या किया, इस पर वर्क किया, काम किया, मतलब क्या, इसको मैंने किसी भी चीज़ से अपना एनर्जी इसको दिया, जैसे मैंने किसी क्लोथ से या किसी चीज़ से इसको मैंने रब्ड किया, इसको भी मैंने क्या, रब्ड किया, रब्ड करने के बाद मैं रखा तो देखा कि ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। अगर नहीं विश्वास हो तो आप थोड़ा सा ये कर सकते हो, एक पेन लो, पेन को अपने बाल से रब्ड करो और पेज का पेपर छोटा छोटा तोड़ लो और उसको वहां से देखो तो वो चिपकने लगेगा। तो अगर ये मास और मास है और पहले अगर ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, अगर मास और मास से लगने वाला ये फोर्स होता तो ये पहले ही अट्रैक्ट कर लेता कि नहीं कर लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस पर हमने क्या किया, कुछ वर्क किया, और कुछ वर्क करने के बाद क्या किया, वो उस पर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी डेवलप हुई जिसके कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगा। वो जो कैरेक्टर डेवलप हुआ, और मैं जानता हूं कि किसी भी मटेरियल के पास दो ही कैरेक्टर होते हैं, एक चार्ज और दूसरा मास, इट मींस दैट कि दूसरा कैरेक्टर कौन सा डेवलप हुआ होगा उस पे, ऑब्वियसली बात है, आप बोल सकते हो कि सर इस पे चार्ज की कैरेक्टर डेवलप हुई होगी। इट मींस दैट कि चार्ज की जो अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल या प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल डेवलप ऑन अ पार्टिकल। कैसे डेवलप किया, जब आपने उस पर वर्क किया, तो डेवलप ऑन अ पार्टिकल, ब्रैकेट में आप लिखेंगे ड्यू टू रबिंग एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, या और एक्सपीरियंस द फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन अनदर चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज चार्ज। समझ में आया? तो इसको हम लोग लिख लेंगे कि मैं बता देता हूं फिर से दोबारा कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल डेवलप ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू रबिंग एक्सपीरियंस द फोर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है मेरी बात? कि चार्ज एक ऐसा चीज होता है जो किसी मटेरियल पे डेवलप होगा और उसके कारण क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे वाले चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। क्लियर है? तो चार्ज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, चार्ज रेस्ट में रह सकता है, चार्ज मूव कर सकता है, चार्ज एक्सीलरेट कर सकता है। जब चार्ज स्टैटिक हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। जब चार्ज मूविंग करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। और जब चार्ज एक्सीलरेट करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानेंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके, अब देखते हैं इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिवीजन किया गया, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज एट रेस्ट और चार्ज एट मूविंग। तो हम लोग पहला टॉपिक, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को, इस वाले टॉपिक को दो भागों में डिवीजन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 जो होता है उसके अंतर्गत हम लोग जो स्टडी करते हैं कि कूलम्स लॉ, कूलम्स के कारण चार्ज फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और सेकेंड में हम चार्ज जब किसी भी सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो फ्लक्स कितना होगा, ये सब जो चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, ये सब हम लोग सेकंड में करेंगे। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 की बात करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स को दो, इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग और ये इलेक्ट्रिक करंट, और ये इस तरह से हम लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रो और स्टैटिक ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। इट मीन्स दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। ये क्या कहलाएगा कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो अब सबसे पहले हम लोग चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि चार्ज का डेफिनेशन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब चार्ज होता क्या है और चार्ज की अपनी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने जब भी कोई भी नेमिंक्लेचर होता है, आज के जब भी प्रीवियस भी आप देख लोगे, जैसे न्यूटन ने लॉ दिया तो हमने क्या क्या, न्यूटन्स का लॉ है। उसी तरह से आप एक चार्ज को पॉजिटिव, दूसरे चार्ज को निगेटिव, ऐसा क्यों बोलते हो, इसके पीछे रीजन है, या हम पढ़ते आ रहे हैं इसलिए मैंने उसका नाम नेमिंक्लेचर प्लस और माइनस रख दिया, ऐसा नहीं है।
इसका भी एक पीछे, इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है। उस लॉजिक के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मतलब छोटा सा है। तो एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। गोल्ड लीफ जो है, गोल्ड का एक लीफ बनाया गया इस तरह से। जो ये लीफ कैसा था, बहुत ही पतला था, बहुत पतला मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत। तो इस तरह से एक लीफ बनाया गया और उसको एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे, इसलिए इसको वैक्यूम में डाल दिया गया और फिर मटेरियल लिया गया। एक न्यूट्रल मटेरियल ऐसे नॉर्मल बाहर से लिया और मटेरियल ले लिया, दूसरा भी मटेरियल ऐसे बाहर से आया और इसको लेके आ गया, ठीक है। अब इस मटेरियल को क्या किया, यहाँ पे डाला, तो देखा कि अब यहाँ पे अगर मान लो ये अगर कंडक्टर है, गोल्ड कैसा होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो मान लो कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ डालेंगे, अगर कुछ उसके ऊपर होगा तो ये सारा का सारा यहाँ तक भी और यहाँ तक भी चला आएगा, ऑटोमेटिक चले आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको मैंने ऐसे लिया बाहर से और इसको यहाँ पे लगाया, तो देखा कि इन दोनों में भी कोई भी फिनोमेना क्रिएट नहीं हो रही है। फिर मैंने दूसरा मटेरियल लिया, उस मटेरियल को भी मैंने यहाँ पे रखा, देखा इन दोनों के बीच में कोई भी फिनोमेना क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको रब्ड किया। रब्ड किया मतलब क्या, एनर्जी दी किसी भी चीज़ से, सिल्क से, किसी भी चीज़ से इसको मैंने रब्ड किया। जैसे ही रब्ड किया और रब्ड करने के बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ तो देखता हूँ कि ये आपस में ऐसे फैल जाते हैं, मतलब ये ऐसे से ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने इसको भी रब्ड किया, रब्ड करने के बाद यहाँ पे डाला, ठीक है, और डालने के बाद देखा तो ये भी फिर से ये इस तरह से फैल गया। अब फिर मैंने क्या किया, दोनों को कंबाइंड किया और दोनों को कंबाइंड करने के बाद यहाँ पे डाला, तो देखा इनमें कोई फिनोमेना क्रिएट नहीं हो रही है। तो आप तो जानते हो कि ना मैं एनर्जी को क्रिएट कर सकता हूँ, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ इस पे जो मैं वर्क किया, अपनी एनर्जी जो दिया इसे, तो वो एनर्जी गई कहाँ, ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये एनर्जी गई कहाँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि अगर मान लो पहले इस पे क्या था, जब मैंने इस पे डाला कोई फिनोमेना क्रिएट नहीं हुई, इसको मैंने रब्ड किया, रब्ड करने के बाद यहाँ पे डाला तो ये फैल गए, इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ चीजें आई। फिर दूसरे मटेरियल को भी मैं यहाँ से यहाँ पे लाया, कोई फिनोमेना क्रिएट नहीं हुई। फिर मैंने उस पर रब्ड किया, रब्ड करने के बाद यहाँ डाला तो देखा इसमें ये दोनों आपस में फैल गए। फिर दोनों को कंबाइंड करके डाला तो यहाँ पे कोई भी फिनोमेना क्रिएट नहीं हुई। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ मिलता है कि ये चीजें, जो दो चीजें जो इस पे बनी थी, वो कैसा था। आप एक ऐसा एडिशन बताओ जिसमें दो चीजों को जोड़े तो आपस में जीरो हो जाए, तो खुद बोल सकते हो कि सर एक पे पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरे पे नेगेटिव। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होने के बाद कहा कि भाई ना नेचर ना ही क्या कहते हैं एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मीन्स दैट क्या कि ये दोनों मिल करके क्या किया, जीरो बना दिया। मतलब एक पे कैसा नेचर का कोई चीज डेवलप हुआ होगा, पॉजिटिव, दूसरे पे किस नेचर का हुआ होगा, नेगेटिव। इट मीन्स दैट कि इन दोनों को मिलाने से जब जीरो हुआ तो साइंटिस्टों ने कहा कि भाई एक पे पॉजिटिव नाम का कोई चीज डेवलप हो रहा है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चीज का। और दूसरा चीज डेवलप क्या हो सकता है मास के अलावा, तो मास के अलावा उस पे एक चार्ज ही डेवलप हो सकता है। इट मीन्स दैट कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन पार्टिकल पे डेवलप हुआ। इस तरह से हमने चार्ज को डिवीजन किया कि चार्ज हैज टू टाइप, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव, ठीक है। चार्ज इज टू टाइप, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव। क्लियर है। अब देखो जो चार्ज मैंने एक ही नेचर का लूंगा तो ये क्या कर रहा है, इधर फैल रहा है। मतलब क्या कि सिमिलर चार्ज, दूसरा प्रॉपर्टीज का क्या हो गया कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। जब साथ में रखा, एक पे पॉजिटिव था दूसरे पे नेगेटिव था, तो दोनों क्या किए, अट्रैक्ट किए, तो दोनों पे कितना मिल गया, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है, समझ में आई बात कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये था कि रिपेल, ये बात तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज उसको प्रोटॉन बोलते हैं। इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में, और प्रोटॉन का कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। फिर इसके पास कुछ मास भी होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻30, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये आपको प्रॉपर्टी में ये चीजें याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट में देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मतलब जब दो चीजों को आपस में रब्ड किया जाता है, तो रब्ड करने के बाद क्या हुआ, एक एटम से मान लेते हैं ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है। अब इस पे से मैंने क्या किया, इसको रब्ड किया, रब्ड करने के बाद क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इस पे से एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया,
इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आई। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई मतलब क्या है, अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा था, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से था, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या थे, ये न्यूट्रल थे। जब मैंने इसको रब्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो इस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इस पे क्या चीज आ गया, इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस साइन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और इसमें से एक चला गया तो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव की संख्या ज्यादा हो गई। इसका मतलब एक बॉडी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकलना, मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ एटम इज नॉन पॉजिटिव चार्ज। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गया। जो बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद की बात करते हैं, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, क्या मास भी चेंज हुआ क्या, ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इतना मास कम हो गया, ठीक है, इतना मास कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की मास कम हो गई। तो मतलब क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किसका ज्यादा होगा। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेस देन मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जिस पे ज्यादा होगा उस पे क्या होगा, मास भी ज्यादा होगा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसका क्या होगा, मास कम होगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई बात इतना। अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखो दो चार्ज को जोड़ने का एक अलजेब्रिकल सम होता है, तो इसीलिए ये कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि चार्ज टू टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल इच अदर करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट इच अदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी हैज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मास इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg और प्रोटॉन मास इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 1837 टाइम क्या होता है, लेस देन प्रोटॉन मास होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात इतना। अब ये चीजें होने के बाद थोड़ा सा हम लोग इनकी प्रॉपर्टी और करते हैं, और ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखते हैं। चार्ज कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज क्या होगा, मिलकर के जीरो ही होगा, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है। ये कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। ये मान लो ट्रांसफर होंगे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होकर के और दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब वो हमेशा कंजर्व्ड नेट का होते हैं। जो भी चार्ज अगर मान लो 10 कूलम लिया तो 10 कूलम ही चार्ज होंगे, 15 कूलम लेंगे तो 15 कूलम चार्ज होंगे, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मैं चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे मैं चार्ज को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये सोचो कि इस पे जो चार्ज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जो है, ये इस पे से एक इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है। तो क्वांटम मतलब क्या, क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटा मतलब होता है पैकेट। मतलब जब भी इस यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना लेके जाएगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज लेके जाएगा। क्लियर है मेरी बात, इतना कूलम चार्ज वो लेके जाएगा। मतलब क्या, वो पैकेट में लेके जाएगा, मतलब Ne के फॉर्म में जाएगा। तो बोला गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी बॉडी पे टोटल अगर चार्ज की बात किया जाए तो वो किसके फॉर्म में होगा, Ne के फॉर्म में होगा। जो n मतलब नंबर ऑफ इंटीजर और ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एन क्या की वैल्यू क्या हो सकती है, 0.5 नहीं हो सकती, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। वो कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह के होगा। इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज जो होता है वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर बोला जाए कि मैं मान लो कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर चार्ज कितना हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इतना चार्ज बढ़ गया, मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। उसी तरह से अगर मान लो कि 2 गया तो कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गया तो 3 से, तो ये एक साथ ही बढ़ता है, ये कंटिन्यूअसली नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है ये दैट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि चार्ज जो होता है वो रिलेटिविटी इनवेरेंट होता है।
मतलब क्या, चार्ज अगर स्पीड बढ़े तो चार्ज क्या करता है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, वो जितना अमाउंट होगा उतना ही पे करेगा। लेकिन मास डिपेंड करता है। जब क्वांटम क्वांटम फिजिक्स बना तब उस टाइम में डिस्कवर होने के बाद ये चीजें क्लियर हो गई कि मास जो है बेसिकली डिपेंड करता है एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 - v² / c² के फॉर्म में। अगर मान लेते कि इनिशियल मास किसी बॉडी का एम नॉट था तो उसका फाइनल मास कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा अगर स्पीड हम क्या करें, इंक्रीज कर दे तो मास इनवेरिएंट होता है बट चार्ज इनवेरिएंट नहीं होता। चार्ज हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, जितना भी चार्ज होगा उतना ही चार्ज रहेगा हमेशा का हमेशा, तो ये इनवेरिएंट रिलेटिविस्टिक होता है। क्लियर है। इसके बाद चार्ज जब मान लो चार्ज जहां होगा वहां पे भी मास होगा। मास के बिना चार्ज नहीं हो सकता, मतलब चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं बोली बॉडी है तो मे भी हो सकता है इस बॉडी के पास चार्ज हो या ना हो, लेकिन मैं बोलूंगा बॉडी नहीं है तो चार्ज तो होने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखना कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास, वो हमेशा मास के साथ ही रहेगा, मास के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, क्लियर है। ये एक छोटा सा इतना सारा प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इतने सारे प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग बात करते हैं अब देखो हम लोग बात करते हैं जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। तो मटेरियल जो होता है, मटेरियल बेसिकली कितने तरह के होते हैं, या इसमें थोड़ा सा और एक देखा जाए कि इसे इसका एक यूनिट जो होता है, एक यूनिट जो होता है एक तो कूलम होता है, दूसरा यूनिट जो होता है सीजीएस में जिसको हम लोग तो ईएसयू बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट बोला जाता है, जो 1 कूलम इजकल टू कितना होता है 3.10⁹ ईएसयू, 1 कूलम बराबर। ये 1 कूलम बराबर इतना ईएसयू होता है, इसको हम याद रखेंगे, कहीं कहीं अगर आया तो उसको आप उसको समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स बोला जाता है इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के नाम से जाना जाता है इसको। क्लियर है। अब देखो मटेरियल को फ्री इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के हिसाब से उसको 3 भागों में डिवीजन किया गया। एक को बोला गया कंडक्टर, दूसरे को बोला गया इंसुलेटर, तीसरे को बोला गया सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों होते क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये तीन किसके हिसाब से, फ्री इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इनको मटेरियल को डिवीजन किया गया 3 भागों में। एक को बोला गया कंडक्टर, दूसरे को इंसुलेटर, तीसरे को सेमीकंडक्टर। इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, बड़ा सा आसान है, आपने पढ़ा भी होगा। कंडक्टर, देयर हैज मोर फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टिंग। ठीक है, इनके पास क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कंडक्टर बोलेंगे। जिसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कंबाइंड होते हैं, जब भी होंगे तो कंबाइंड होंगे, वो फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। जैसे उल हुआ, वुड हुआ, रबर हुआ, इस तरह के जो जो भी होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है बेसिकली, वो स्टार्टिंग में बिहेव लाइक करता है जैसे इंसुलेटर की तरह, लेकिन उस पर हम कुछ सरकमटेंस अप्लाई कर देते हैं, जैसे इसको हीट कर दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो वो बिहेव कैसे करने देता है, कंडक्टर की तरह। तो ऐसे वाले जो मटेरियल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो क्लियर है तीनों, कंडक्टर देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्टिंग, insulator there has no free electron for conducting, तीसरा semiconductor those material which has behave like a insulator in starting but after applying the some circumstance it behave like a conductor is known as semiconductor। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि मटेरियल क्योंकि मटेरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं, किसको चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि किस में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, किस में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग करेंगे चार्जिंग ऑफ द बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी के कुछ प्रोसेस है। पहला होता है बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय कंडक्शन, तीसरा होता है बाय इंडक्शन, चौथा होता है बाय थर्मल इमिशन, चौथा होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पांचवा होता है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 5-6 होते हैं प्रोसेस जिससे हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं।
कि मान लेते कि मैंने अभी क्या कहा कि दो बॉडी को जब आपस में रब्ड करते हैं, जब ऐसे रब्ड करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन ही तो है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या चार्ज डेवलप होगा, नहीं होगा। ये 100%, जैसे दो बर्फ के टुकड़े को आपस में रब्ड करो, वहां पे फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन लेस है, एकदम स्मूथ होगा तो वहां पे फ्रिक्शन चार्ज डेवलप होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है। इस वाले टॉपिक को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि ये डेवलप कहाँ कैसे होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो जैसे मान लो कि ए बॉडी ए एंड बी रब्ड इच अदर, देन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए, देन बी हैज पॉजिटिव चार्ज एंड ए इज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना किसी पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का जाना कहीं से उस पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, इस तरह से बॉडी चार्ज हो जाएगा बाय फ्रिक्शन में। बाय कंडक्शन की बात किया जाए तो बाय कंडक्शन में देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। बाय कंडक्शन बेसिकली क्या होता है कि मान लेते एक बॉडी लिया और दूसरा बॉडी लिया, ठीक है, इस बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया, मान लेते इस बॉडी को मैंने इस तरह से चार्ज कर दिया, और इस वाले बॉडी को न्यूट्रल रखा, न्यूट्रल लिया, और इसको मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक वायर से। तो इसमें से इसमें चार्ज मान लो कि इसमें मैंने 10 कूलम चार्ज दे रखा था, तो इसमें से इसमें चार्ज कितना जाएगा बताओ। तो तुम बता सकते हो कि सर इसमें से चार्ज जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, या एक तरह से तुम बोल सकते हो कि दोनों तरफ का फोर्स सेम ना हो जाए। जैसे मान लो कि एक दरवाजा, ये मान लो एक रूम है और रूम के बाहर 100 लोग हैं और इसके अंदर 110 लोग हैं, ठीक है, रूम के बाहर 100 लोग हैं और इसके अंदर 90 लोग हैं, ये से मान लेते हैं 90 लोग हैं, है ना। तो बाहर से लोग पुश कर रहे हैं अंदर आने के लिए, तो कितना तक पुश कर सकता है, तो तुम सोच सकते हो बाहर कितने हैं 100, अंदर कितने हैं 90। तो मान लो कि इधर से एक को उसने धक्का देकर के अंदर डाल दिया, फिर दूसरे को भी डाल दिया, फिर तीसरे को भी डाल दिया, चौथे को भी डाल दिया, पांचवें को भी डाल दिया। अब इधर भी कितना है 95, उधर भी कितना है 95। अब इधर से ये धक्का लगेगा तो इधर से भी वो धक्का उतना ही फोर्स लगाएगा, तो दोनों तरफ कैसा इक्विलिटी होल्ड करेगा। इसका मतलब अगर आइसोलेटेड सिस्टम का दो बॉडी है तो दोनों बॉडी, अगर एक ये भी आइसोलेट, ये भी और ये भी दोनों आपस कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम का है, तो अगर ये 10 कूलम है तो इस पे ट्रांसफर चार्ज कितना हो सकता है, मैक्सिमम 5 कूलम हो सकता है। मतलब कि ये दोनों तरफ जब तक क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो अगर मतलब इस तरह से अगर उसको फिर से कट कर दोगे, इसमें जब चला जाएगा तो इस पे कितना आ जाएगा 5 कूलम, और इस पे कितना आ जाएगा 5 कूलम, और सेम नेचर का चार्ज। तो बाई कंडक्शन में क्या होता है कि जो भी चार्ज लेंगे वो इक्वलिटी डिवीजन हो जाएगा और सेम नेचर का चार्ज होगा। कैसा है, मैंने पॉजिटिव लिया तो कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव ही चार्ज हुआ। क्लियर है, समझ में आई बात। इंडक्शन की बात करते हैं। तो इंडक्शन में देखो क्या होता है बेसिकली कि हम लोग मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी ले लिया और यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी ले लिया। जैसे ही चार्ज बॉडी के पास न्यूट्रल बॉडी को रखूंगा तो देखोगे कि ये न्यूट्रल बॉडी जो है पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड मतलब इधर निगेटिव 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 आ जाएगा और इधर पॉजिटिव 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 आ जाएगा, ठीक है। अब ये निगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा तो वो इधर चला जाएगा, और निगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो इसलिए इधर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो क्या करेगा, निगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव वाला इससे दूर होने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पोलराइज्ड। तो अब जैसे ही ये पोलराइज्ड हो जाता है तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव वाले चार्ज को और ये वाला इस तरह से इसको क्या करते हैं हम लोग, अर्थिंग कर देते हैं। इसको जैसे ही अर्थिंग करते हैं तो अर्थ के पास क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होते हैं, ठीक है। इसको जिसको जो जरूरत होती है वो आकर के उसको क्या कर न्यूट्रल कर देता है। तो ये यहाँ से क्या किया, इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि ये अंदर चला गया। हमेशा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या किया, न्यूट्रल किया पॉजिटिव वाले चार्ज को, या निगेटिव की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और इसके बाद क्या, सबसे पहले किसको रिमूव करोगे, इसको या इसको, अर्थ को। जब ये आकर के इसको न्यूट्रल कर दिया, अगर मैं इसको फिर हटा दूं पहले, सपोज को देखो, सोचो इसके लिए थोड़ा सा, अगर मैं पहले इसको हटा देता हूं तो ये वाला फिर से क्या करेगा, अंदर यहां से फिर से क्या करेगा, ये जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा तो इसमें से फिर से ये चार्ज क्या चार्ज चलेगा, अंदर चला जाएगा और ये फिर से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए जैसे ही इस तरह का सिचुएशन आता है तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, अर्थ को डिस्कनेक्ट करते हैं।
अर्थ को क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, और फिर से क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। और बॉडी किस नेचर का चार्ज होगा, जैसे अगर मान लो पॉजिटिव लिया तो दूसरे वाले कैसे हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट रिमूव द अर्थ, आफ्टर दैट रिमूव द चार्ज पार्टिकल्स, देन बॉडी बिकम्स टू चार्ज विथ अपोजिट नेचर। कैसा नेचर, अपोजिट नेचर में चार्ज होगा। क्लियर है मेरी बात? ये नहीं कि देखो जैसे मान लो पॉजिटिव लिया तो कैसा नेचर मिला, निगेटिव। पहले वाले कंडक्शन में कैसा मिला था, पॉजिटिव लिया था तो पॉजिटिव ही मिला था। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मुझे एक ही नेचर का चार्ज करना है दो बॉडी पे, तो कैसा करोगे, कंडक्शन करोगे। जब तुमसे पूछा जाएगा कंडक्शन करोगे, और जब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं तो कैसा करोगे, इंडक्शन करोगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, ये तीन होते हैं। एक और होते हैं जो मैं तुमको थोड़ा सा और बताता हूं। अब होते हैं एक थर्मोनिक इमेजन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड इमेजन। इसमें क्या करते हैं, किसी मटेरियल को ले लिया और उसको मैं क्या करता हूं, गर्म करता हूं। ठीक है, फ्लेम पे। तो इसको जैसे गर्म करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी पाता है, और एनर्जी पाने के बाद क्या कर जाता है, वो इधर से मेटल से बाहर चला जाता है। तो बॉडी किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब क्या करते हैं मेटल पे क्या करते हैं, हाईली इफेक्ट, हाईली लाइट इंटेंसिटी किया जाता है, हाई लाइट इंटेंसिटी किया जाता है। हाई इंटेंसिटी की लाइट को क्या कहते हैं, क्या किया जाता है, इस पे इंसिडेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गॉट एनर्जी, और वो एनर्जी के कारण क्या होता है, वो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और बॉडी कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो इसमें भी कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हाई इंटेंसिटी की जब रे हम अटैक कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे मटेरियल पे, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिल जाएगी और वो क्या करेगा, हाईली एनर्जी के कारण बाहर निकल जाएगा मटेरियल से। फिर फील्ड इमेजन की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें किसी मटेरियल के, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से निकल जाएगा और फिर से बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से 6 रूल्स होते हैं और सब होते हैं, लेकिन 6 को मेनली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली चार्ज हम बॉडी को कैसे करते हैं, फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय थर्मल इमेजन, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय फील्ड इमेजन। ठीक है, इस तरह से हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं। क्लियर है अभी तक का जो भी चीज मैंने आपको पढ़ाया? कि चार्ज किसी भी मटेरियल के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों को समझने के लिए। किसी भी मटेरियल के क्या होते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक होता है मास, दूसरा होता है चार्ज। मास और मास के कारण लगने वाला फोर्स होता है, तो वो हम लोग को दूसरा फोर्स के बारे में स्टडी नहीं करना पड़ता। लेकिन जब मैं किसी बॉडी को रब्ड करता हूं तो रब्ड करने के बाद क्या होते हैं, इस पे चार्ज पार्टिकल्स उस पर कुछ डेवलप होते हैं, जिसके कारण दोनों बॉडी के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन की फोर्स डेवलप होता है। तो वो जो चीजें डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कराता है। इसके बाद चार्ज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ा। चार्ज कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसका अलजेब्रिकल सम क्या होता है, ये इसका सम अलजेब्रिकल होते हैं। ठीक है, ये इनवेरिएंट होते हैं नेचर में। जैसे मान लो कि स्पीड बढ़ने से इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मास क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो मास इक्वल टू क्या होता है, m0 अपॉन √(1 - v²/c² हो जाता है। डिफिशियंसी, किसी भी इलेक्ट्रॉन से, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का जाना क्या कहलाएगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, जिस पे आएगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। मास जो होता है नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, कम होता है। इसके बाद ये सब चीज़ें हमने पढ़ा कि बाय फ्रिक्शन, ये सब चीज़ें हमने स्टडी कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, एक छोटा सा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वाई इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन ही हमेशा एटम से निकलते हैं, प्रोटॉन नहीं निकलते, क्यों नहीं निकलते? तो उसका छोटा सा मैं तुमको रीजनिंग दूंगा जो तुमको समझ में आना चाहिए। कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 1837 टाइम्स किससे, प्रोटॉन से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं एक छोटा सा एग्जांपल कि अगर मान लो कि नीचे 5 लीटर और 10 लीटर के दो बकेट रखे हुए हैं, ठीक है, तो अब उन दोनों में से कौन सा प्रीफरेंस करोगे तुम ऊपर लेके जाना? तो तुम सीधा सीधा बोलोगे सर 5 केजी का जो 5 केजी का जो बाल्टी होगा उसको मैं ले जाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हो। उसी तरह से नेचर भी क्या करता है, अपनी एनर्जी को हमेशा बचाना चाहता है। इसीलिए जब भी हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, तो जब मैं इसको एनर्जी देता हूं बाहर निकलने के लिए किसी भी एटम को, तो मान लेते हैं कि 10 वोल्ट या
वोल्ट दिया तो 10 वोल्ट पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गए। लेकिन जब एक प्रोटॉन को निकालूंगा तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 1837 इंटू 10, इतनी एनर्जी देना पड़ेगा तब एक एक प्रोटॉन निकलेगा। तो एनर्जी किस में कम कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रॉन के केस में। प्रोटॉन के केस में क्या हो रहा है, ज्यादा कंज्यूम कर रही है। इट मीन्स दैट इन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोटॉन कंज्यूम large amount for electrification, but electron consume less energy as compared to proton. So in process of electrification electron is responsible for electrification. क्लियर है मेरी बात, कि हमेशा कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम कम करेगा एज ए कंपेयर टू प्रोटॉन में। समझ में आया बात? अच्छा चलो, अब ये सब चीजें प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद, ये प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद मैं तुमको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। और यहां से बेसिकली आपको अच्छा लगेगा, ये तो थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा, जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ये सब चीजें प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है चार्ज की थोड़ी बहुत। तो अब जो हम लोग बेसिकली जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा मेन कूलम्स। मैं बस इसको डिफाइन कर देता हूं, फिर हम लोग कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कूलम्स लॉ, कूलम साहब ने कहा कि अगर, उससे पहले ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि अगर एक मास को और दूसरे मास को, मास लेते m1 मास है और दूसरा m2 मास है और उसके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बात आप जानते हो, अच्छे से पढ़ा भी है। उसी तरह से कूलम साहब ने भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि इफ अ चार्ज q1 और q2 दैट इज द यूनिट चार्ज है ना, प्लेस r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन force between the charge is directly proportional to multiplication of charge and inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, and it is always act along the line joining। ये स्टेटमेंट आपका पूरा होना चाहिए, यहां तक नहीं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, इट इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं दोगे तो ऐसा मतलब नहीं है कि ये ऐसा है, एक चार्ज इधर है, ऐसा फोर्स लगा दिए, नहीं, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग और सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है हमेशा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो क्या कहा गया, मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूं, आप लिख लो कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज and inversely proportional to square of distance between them. It is always act along the line joining and center to center। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसमें और जोड़ देता हूं, due to central force it is in conservative nature, या ठीक है, due to conservative nature it has potential energy। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये चीजें आपको लाइन में होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए स्टेटमेंट। क्लियर है, लिख लेना। तो मान लेते कि फोर्स, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज, एफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों को कंबाइंड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड वाइज कंबाइंड किया तो इसमें एक कांस्टेंट आ गया k, q1 q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, r वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। इस k को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है k की वैल्यू बेसिकली क्या होता है, 9 × 10⁻⁹। अभी हम लोग इसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन निकाल लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। ये समझ में आया, के की कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है जो मैंने आपको बता दिया, 9 × 10⁻⁹ होता है, और उसकी जो यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये चीज लिख ले। फिर आप एक चीज हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, फिर यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के, ये निकाले आप। तो k का यूनिट एंड डायमेंशन निकालना हो तो सबसे पहला क्या करो, इस फॉर्मूले को देखो, f वेक्टर है कि नहीं, तो f वेक्टर इक्वल टू, तो क्या k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर अपॉन q1 इंटू q2 अपॉन r वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो इसको न्यूटन
मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये तो इसका यूनिट हो गया। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इजकल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम का स्क्वायर। अगर डायमेंशन की बात किया जाए तो डायमेंशन क्या होता है, इसका क्या होता है, न्यूटन का mlt माइनस 2 पढ़ा होगा आपने, इनटू मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर अपॉन कूलम। कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो कूलम को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई इजकल टू क्या होता है क्यू बाय टी। तो क्यू इजकल टू क्या होता है आई इंटू टी। तो क्यू क्या जो इसका डायमेंशन होगा क्या हो जाएगा ए इंटू टी। यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे ए इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा एम एल और टी, सी स्क्वायर है तो टी का इतना एक स्क्वायर एम एम एल, एल की पावर कितना हो जाएगा क्यू टी की माइनस 2 और ऊपर चला गया तो टी की पावर माइनस 4 ए की माइनस। ये यूनिट एंड डायमेंशन कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं तो आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कल जो बात करेंगे वो के की बात करेंगे, और के की एक वैल्यू और होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। के की ये वैल्यू होती है और दैट इज द कांस्टेंट। ये वैल्यू आता कैसे है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको ऐसा लिखा ही क्यों गया इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और इससे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और परमिटिविटी की बात करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करें। थैंक यू।